गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले लेक्चर में देखी थी कि गोल्गी बॉडी की संरचना कैसी होती है, कहाँ कहाँ गोल्गी बॉडी पाई जाती है और इस गोल्गी बॉडी में जो पोलरिटी पाई जाती है, वो ध्रुवता पाई जाती है, वो कैसे होती है, सिस फेस किधर होती है, ट्रांसफेस किधर होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स का रासायनिक संगठन। गोल्गी कॉम्प्लेक्स का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो तीन चीजों से मिलकर के बना होता है। यहाँ फर्स्ट होते हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड, यहाँ जो फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं ये फॉस्फोलिपिड ईआर व प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो ईआर की और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं इन दोनों के मध्य के पाए जाते हैं, दोनों के मध्य के। इनसे मिलते जुलते फॉस्फोलिपिड कहां पाए जाते हैं? गोल्गी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, यहां पर फॉस्फोलिपिड के अलावा कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं? कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं? तो यहां प्लांट्स में और एनिमल्स में, दोनों में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो समान प्रकार के होते हैं। समान प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, जैसे गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्यूकोज। समान प्रकार के प्लांट्स और एनिमल दोनों में यहां पर कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट्स के अंदर आर्बिनोज और जाइलोज दो ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो केवल प्लांट्स के अंदर ही पाए जाते हैं, ये एनिमल्स के अंदर नहीं पाए जाते, केवल प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। एंड थर्ड कंपोनेंट होते हैं एंजाइम। यहां अगर हम एंजाइम्स की बात करें तो यहां प्लांट्स में और एनिमल्स में जो एंजाइम के घटक होते हैं इनके अंदर भिन्नता होती है। इसका मतलब यहां पर जो एंजाइमी घटक होते हैं, एंजाइमी घटकों में प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर भिन्नता पाई जाती है। तो यहाँ बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रासायनिक रूपांतरण होते हैं। बहुत सारे रासायनिक रूपांतरण करने के बाद उनको पैक किया जाता है, उनको स्राव दूसरी जगह भेजा जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे एडीपेज, एटीपीएज, सीटीपीएज, NADPH, साइटोक्रोम, रिडक्टेज। तो यहां पर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो गोल्गी बॉडी होती है इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है, ये केमिकल कंपोजिशन तीन चीजों से मिलकर के बना होता है। फॉस्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट और साथ में पाए जाने वाले एंजाइम्स, तीनों मिलकर के यहाँ इसके केमिकल कंपोजिशन को तैयार करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि जो गोल्गी बॉडी की जो उत्पत्ति है, जो उद्भव है, तो गोल्गी बॉडी का उद्भव कैसे हुआ? उद्भव, तो इसके लिए मत तो बहुत सारे दिए गए थे, लेकिन तीन मत मुख्य रूप से हैं। तो यहाँ पर तीन मतों को ही मेनली माना जाता है। जो पहला मत है उद्भव का,
वो दिया था नोविकोफ ने। फर्स्ट जो मत दिया गया था ये नोविकोफ के द्वारा दिया गया था। नोविकोफ ने क्या बताया कि जो ईआर होती है, ईआर पर राइबोसोम पाए जाते हैं, ईआर के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये राइबोसोम जो विशिष्ट प्रोटीन जो इनकी होती है, क्योंकि राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो इस विशिष्ट प्रोटीन का जब संश्लेषण हो जाता है, संश्लेषण होने के बाद में ये राइबोसोम ईआर से क्या हो जाते हैं, अलग। राइबोसोम को ईआर से अलग कर दिया जाता है। उसके बाद में ईआर क्या हो जाती है, समतल। ईआर क्योंकि इस प्रकार की होती है तो ये ईआर समतल हो जाती है, प्लेन हो जाती है। और इसके बाद में यहां पर समतल ईआर से पुटिकाओं का निर्माण होता है। समतल ईआर से पुटिकाएं निर्मित होंगी। ये निर्मित पुटिकाएं क्या करेंगी, जो सिस्टर्नी है गोल्जी बॉडी की, गोल्गी सिस्टर्नी से संबद्ध हो जाएंगी या चिपक जाएंगी। गोल्गी सिस्टर्नी से जाकर के ये चिपक जाती हैं और यहां संबद्ध होकर के नई सिस्टर्नी बनाती हैं। यहां संबद्ध होकर के क्या बनाएंगी, नई सिस्टर्नी बनाती हैं। ऐसे ही दूसरा जो मत है वो दिया था बुच ने। इन्होंने क्या बताया, मैंने आपको न्यूक्लियस पढ़ाया है, न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, उस आउटर मेम्ब्रेन पर, पूरी आउटर मेम्ब्रेन पर राइबोसोम पाए जाते हैं। तो यहां बुच ने बताया कि जो न्यूक्लियस होता है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन किसका निर्माण करती है, सिस्टर्नी का। इसकी आउटर मेम्ब्रेन के द्वारा सिस्टर्नी का निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ भी राइबोसोम होते हैं, वो यहाँ हट जाते हैं प्रोटीन का सिंथेसिस करने के बाद में, फिर वापस से जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है वो यहाँ पर नई सिस्टर्नियों का निर्माण करती है। तो यहाँ इस प्रकार से सिस्टर्नियों का निर्माण हुआ। नोविकोफ ने ईआर से बताया और बुच ने यहाँ पर न्यूक्लियस से बताया। नोविकोफ ने यह भी बताया कि नई सिस्टर्नी तो यहाँ से नीचे से बन रही है, ऊपर की साइड में जो पुरानी सिस्टर्नी है ये क्या होंगी, सबसे पुरानी जो सिस्टर्नी है ये विखंडित हो जाएंगी और विखंडित होकर के क्या बनाएंगी, स्रावी पुटिकाएं। स्रावी पुटिकाएं बनाती हैं। सबसे ऊपर वाली, सबसे पुरानी जो यहाँ पर जो सिस्टर्नी थी वो यहाँ पर विखंडित होकर के पुटिकाओं का निर्माण करेंगी, पुटिकाएं बनाएंगी। एंड थर्ड, डिक्टियोसोम के विभाजन से। डिक्टियोसोम के विभाजन से कुछ साइंटिस्ट का ऐसा मत है कि जब कोशिका के अंदर सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है, कोशिका के अंदर जब सेल डिवीजन होता है तो इस सेल डिवीजन से पहले जब सिंथेसिस फेज आती है, विभिन्न पदार्थों का संश्लेषण होता है, डीएनए का भी संश्लेषण होता है, तो उसी टाइम जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी क्या हो जाते हैं, संख्या में अधिक हो जाते हैं। इसका मतलब जो पुरानी गोल्गी बॉडी थी उसने विभाजन करके
बहुत सारी नई गोल्गी बॉडीज का निर्माण कर दिया। जब डिवीजन होता है सेल का और डिवीजन के बाद में 2 डॉटर सेल बनती हैं, तो इन दोनों डॉटर सेल में गोल्गी बॉडी की संख्या लगभग समान होती है। तो इसका मतलब इस आधार पर यह बात कही गई कि यहां पर जो डिक्टियोसोम है, प्लांट्स में क्या बोलते हैं इसको, डिक्टियोसोम, गोल्गी बॉडी को डिक्टियोसोम कहते हैं। तो ये डिक्टियोसोम विभाजन से पहले स्वतः विभाजित होती है और स्वतः विभाजित होकर के यह बहुत ज्यादा संख्या में गोल्गी बॉडीज को बना लेती है, अपने से डबल संख्या में या उससे भी ज्यादा संख्या में गोल्गी बॉडीज को बना लेती है। जब विभाजन कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर बनने वाली जो दोनों डॉटर सेल हैं, उन डॉटर सेल में गोल्गी बॉडी की संख्या क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो इस आधार पर ये भी बात सही है कि यहाँ पर जो गोल्गी बॉडी का उद्भव है वो अपनी पहली वाली जो पुरानी गोल्गी बॉडी है उनसे ही हो रहा है। तो यहाँ पर इनको लेकर के विभिन्न मत दिए गए कि कैसे कैसे इनका निर्माण हो रहा है, कैसे इनका उद्भव हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम कार्य कि जो गोल्गी बॉडी है वो कौन कौन से कार्यों को संपन्न करती है। गोल्गी बॉडी के द्वारा कौन कौन से कार्य संपन्न किए जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट श्रावण, सेकंड स्रावित पदार्थों का सांद्रण और संचय, एंड थर्ड स्रावित पदार्थों का परिवहन। पहले इन्हें देखते हैं क्योंकि सभी एक दूसरे से ये रिलेटेड हैं। श्रावण की अगर हम बात करते हैं तो गोल्गी बॉडी के अंदर 2 प्रकार से श्रावण होता है, एक तो बाह्य श्रावण होता है और एक अंतः श्रावण होता है। तो यहाँ पर जो बाह्य श्रावण होता है जैसे आंसू, टीयर्स, पसीना, म्यूकस, ये सब क्या है, बाह्य श्रावण है। कुछ यहाँ पर विशेष प्रकार की प्रोटीन बनती हैं जैसे मेटेलोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, कुछ न्यूरॉन्स के अंदर पाई जाती हैं। ये कैसी होती हैं, अंतः श्रावण वाली प्रोटीन होती है। अंतः श्रावण होते हैं जो किसके होते हैं, गोल्गी बॉडी के ये अंतः श्रावण होते हैं। तो यहाँ पर गोल्गी बॉडी ईआर और न्यूक्लियस के बीच उपस्थित है। ये कोशिका, ये न्यूक्लियस, ये क्या होती है, ईआर, ये क्या है, न्यूक्लियस। तो यहां इस प्रकार से उपस्थित होगी, या तो इस ऐसे या यहां ऐसे, इस प्रकार से ये उपस्थित होगी। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि ईआर पढ़ेंगे जब बताएंगे कि एनिमल सेल्स में यहाँ ईआर स्केलेटन बनाती है सेल का, तो ये यहाँ कहीं ना कहीं इस प्रकार से उपस्थित होगी। तो दोनों ईआर और न्यूक्लियस के मध्य उपस्थित होने के कारण न्यूक्लियस से आने वाले पदार्थों को और ईआर से आने वाले, क्योंकि न्यूक्लियस से कहाँ पहुंचते हैं पदार्थ, ईआर में, और ईआर से कहाँ पहुंचते हैं, गोल्गी बॉडी में। जिन पदार्थों का रासायनिक परिवर्तन करना होता है या जिन पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होना होता है वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में ना पहुंच करके कहाँ जाते हैं, ईआर के अंदर, और ईआर से गोल्गी बॉडी में उनके अंदर रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ ये श्रावण चाहे गोल्गी बॉडी के हैं, चाहे ईआर के हैं, चाहे न्यूक्लियस के हैं, इनके अंदर कुछ रासायनिक परिवर्तन यहाँ पर किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जो स्रावित पदार्थ हैं ईआर के, न्यूक्लियस के, खुद गोल्गी बॉडी के, तीनों में किसी के भी द्वारा जो स्रावित पदार्थ हैं
इन पदार्थों का किया जाता है सांद्रण। मान लीजिए यहां ER से कुछ अमीनो अम्ल आए, कुछ प्रोटीन आए, तो यह जो प्रोटीन आएंगी इनसे जल को निकाल दिया जाएगा। यहां जो प्रोटीन आएंगे अमीनो अम्लों से तो प्रोटीन बन जाते हैं और प्रोटीनों से यहां पर जल को निकाल दिया जाएगा। इसके बाद में यहां जो कंसंट्रेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हाई। और इस हाई कंसंट्रेशन के बाद में प्रोटीनों को पैक करके श्रावण पुटिकाओं के द्वारा कहां कर दिया जाएगा, बाहर, गोल्गी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, जो रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं ये ग्लाइकोसाइलेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, ग्लाइकोसाइलेशन की प्रोसेस कहलाती है। यहाँ पर जो केमिकल चेंज हो रहे हैं, यहाँ वाटर की बाहर निकल रहा है, उसके बाद इसका सांद्रण किया जा रहा है, फिर इसको पैक किया जा रहा है, तो ये प्रक्रिया ग्लाइकोसाइलेशन कहलाती है। और ये सांद्रण और संचय किसके द्वारा होता है, गोल्गी बॉडी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, स्रावित पदार्थों का परिवहन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो स्रावित पदार्थ हैं, इन स्रावित पदार्थों के अगर हम परिवहन की बात करें तो ये हमको समझ में आ रहा है, ये ER, ये न्यूक्लियस, इसके बीच में गोल्गी बॉडी उपस्थित होंगी। तो जो ER से, न्यूक्लियस से जो पदार्थ यहां आकर के गोल्गी बॉडी में आकर के पैक हुए हैं, क्योंकि यहां से ER से और न्यूक्लियस से दोनों से कहां आए, गोल्गी बॉडी में। गोल्गी बॉडी की किस फेस पर आए, सिस पर। सिस से कहां पहुंचेंगे, ट्रांस में, क्योंकि यहां से एक सिस्टर्नी से दूसरी सिस्टर्नी में रॉ मटेरियल को ले जाया जाता है संक्रमण पट्टिकाओं के द्वारा। संक्रमण पट्टिकाओं को के द्वारा जब रॉ मटेरियल एक सिस्टर्नी से दूसरी सिस्टर्नी में पहुंच जाता है तो एट लास्ट वाली जो सिस्टर्नी होती है, जो ट्रांसफीस में प्रेजेंट होती है, वहां पहुंचने के बाद में इन पदार्थों को बड़े बड़े पट्टिकाओं में क्या कर दिया जाता है, पैक। अब यहां से जो पदार्थ यहां तक पहुंचे हैं, जो श्रावण पट्टिकाओं के अंदर पहुंचे हैं, इनका क्या होगा, परिवहन। और ये परिवहन क्या हो, कहां होगा, पूर्ण सेल में या कंप्लीट सेल के अंदर। तो इन पदार्थों को यहां से विभिन्न दिशाओं में पूरी सेल के अंदर क्या कर दिया जाता है, वितरित कर दिया जाता है। एंड नेक्स्ट, तो यहां जो गोल्गी बॉडी होती है ये संचय का भी कार्य करती है, सांद्रण का भी कार्य करती है, परिवहन का भी कार्य करती है। यहां पर ये बहुत सारे कार्यों को संपन्न करती है। फोर्थ, शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण। एक्रोसोम का निर्माण, सेल प्लेट व सेल वॉल। सेल प्लेट व सेल वॉल का निर्माण। लाइसोसोम व पेरोक्सिसोम का निर्माण। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण। देखिए स्टूडेंट्स, अब तक परिवहन की बात की थी और अब बात करते हैं हम निर्माण की। कुछ इस प्रकार से संरचना होती है। ये होता है एक्रोसोम और ये क्या है, स्पर्म।
क्योंकि स्पर्म को मूवमेंट करनी है, गति करनी है, ओवम तक पहुंचना है। तो स्पर्म कैसा होता है? हल्का। यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़ करके बाकी अन्य ऑर्गेनल्स को क्या कर दिया जाता है? केंद्रक भी खिसक कर नीचे की तरफ आ जाता है, सभी यहां से विस्थापित कर दिए जाते हैं। लेकिन जो गोल्जी बॉडी होती है इसको शीर्ष पे ला करके रख दिया जाता है। कुछ इस प्रकार का परिवर्तन होता है कि इसको शीर्ष पे ला के रख दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जब एग से जाके टकराएगा, ये एग है, एग से जाके टकराएगा तो शुक्राणु एग में तभी प्रवेश करेगा जब इसकी जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन क्या होगी? टूटेगी। जब तक मेम्ब्रेन नहीं टूटेगी तो ये यहां नहीं प्रवेश करेगा। तो यहां इस एक्रोसोम में जल अपघटनी एंजाइम होते हैं। एक्रोसोम के अंदर जल अपघटनी एंजाइम होते हैं और ये एंजाइम यहां जाके एग के अंदर इसकी मेम्ब्रेन को तोड़ देते हैं और जाके स्पर्म क्या होगा? अंदर एंटर कर जाएगा। तो यहां पर शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है, सेल प्लेट और सेल वॉल। जब क्रिया होती है सेल डिवीजन की तो एनाफेज के टाइम, एनाफेज में क्या होते हैं? जो तर्कु तंतु बन जाते हैं कंप्लीट और वो कहाँ आ जाते हैं? सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। जो यहाँ पे गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्र के सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। तो यहां पर क्योंकि जब अदृश्य हो जाती हैं यहाँ पर ऑर्गेनल्स, तो यहाँ पर जो मैंने आपको शुरू में लिखाया था कि विभाजनशील जो कोशिकाएं होती हैं वहां कैसी हो जाती हैं? कणिका में। तो यहां इस मध्य प्लेट पर ये आकर के जुड़ जाते हैं या जमा हो जाते हैं। गोल्गी बॉडी के कण यहां आकर के, फ्रेगमोप्लास्ट में भी लिखाया है शुरू में मैंने आपको, यहां आकर के ये व्यवस्थित हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। कुछ यहाँ तर्कु तंतुओं के साथ संबंधित हो जाते हैं क्योंकि जब ऊपर की तरफ पहुंच जाएंगे गुणसूत्र तो वो भी टूटेंगे, तो वो भी उनके साथ कहाँ आ जाते हैं? तो यही आ जाते हैं मध्य प्लेट पर। तो यहाँ ये मिल करके इसकी पुटिकाएं जो होती हैं, इसकी वेसिकल्स जो होती हैं, ये वेसिकल्स और इसके टुकड़े मिल करके यहाँ किसका निर्माण कर देते हैं? सेल प्लेट का निर्माण कर देते हैं। और इसकी वेसिकल्स के अंदर पैक्टिन और हेमीसेल्यूलोज भी उपस्थित होता है। हेमीसेल्यूलोज भी उपस्थित होता है। तो यहां क्या हो जाता है? एट लास्ट सेल वॉल का निर्माण हो जाता है। वेसिकल्स जो फटती हैं वो सेल मेम्ब्रेन का निर्माण कर लेती हैं। मैंने बताया था आप लोगों को जब फ्रेगमोप्लास्ट को पढ़ाया था कि पुटिकाओं के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो खिंच जाती हैं, लंबी हो जाती हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ करके मेम्ब्रेन का निर्माण कर लेती हैं। तो गोल्गी बॉडी यहाँ सेल प्लेट और सेल वॉल का और सेल मेम्ब्रेन का भी निर्माण कर रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी निर्माण करेगा। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही चीज होती है, चाहे सेल मेम्ब्रेन बोल दें या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या सेल मेम्ब्रेन में जो लिपोप्रोटीन होती है वो लिपोप्रोटीन, अभी कुछ देर पहले ग्लाइकोसाइलेशन पढ़ाया था, वहां लिपोप्रोटीन का निर्माण होता है। सांद्रण की प्रोसेस के जरिए लिपोप्रोटीन का निर्माण होता है और ये लिपोप्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के निर्माण में काम में आती है। लाइसोसोम या पैरोक्सीसोम का निर्माण, यहां जो सिस्टर्नी उपस्थित हैं, ये सिस और ये ट्रांस, ईआर या न्यूक्लियस, दोनों से जो भी पदार्थ आए हैं वो संक्रमण पुटिकाओं में बंद होकर के आते हैं। ये संक्रमण पुटिकाओं में बंद होकर के आएंगे और आकर के सिस्टर्नियों से जुड़ जाएंगे। यहां से यहां पहुंचेंगी, यहां से ये
यहां पहुंचेंगी और एट लास्ट इनका क्या होगा, खंडन। ये बड़े आकार में यहां पर बाहर की तरफ लास्ट वाली सिस्टर्नी टूटकर बड़ी बड़ी स्रावी पुटिकाओं का निर्माण कर लेती हैं। अब यहाँ स्रावी पुटिकाओं में किस प्रकार के पदार्थ हैं, संचयकारी प्रोटीन है या कोई और पदार्थ है, अपघटनी एंजाइम है, उसके आधार पर, क्योंकि यहाँ पर जो लाइसोसोम होते हैं और पेरोक्सीसोम होते हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं हम, आत्मघाती थैली। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जल अपघटनकारी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये एंजाइम्स को यहाँ पर एक यूनिट मेम्ब्रेन के अंदर बंद कर दिया जाता है और ये स्रावी वेसिकल्स क्या कहलाती हैं, लाइसोसोम या पेरोक्सीसोम कहलाती हैं। तो स्टूडेंट्स, गोल्जी बॉडी कोशिका के लिए एक महत्वपूर्ण कोशिका अंगक है जो बहुत सारे कार्यों को, जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य भी हैं कोशिका के मेटाबॉलिज्म के लिए, तो उन कार्यों को संपन्न करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ईआर।